आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 6 का पाठ 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे वस्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में जान लेते हैं। प्रकृति में ऐसी असंख्य वस्तुएं हैं जिनके बिना मनुष्य का भली भांति जीवित रहना भी असंभव हो जाता है। इन अनगिनत वस्तुओं में उन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का स्थान है जिनके द्वारा हमें तंतु व रेशे प्राप्त होते हैं। इन तंतुओं को विशेष प्रकार की मशीनों में डालकर अनेक तरह के लंबे व मजबूत धागों में परिवर्तित यानी कि चेंज किया जाता है। इन तंतुओं को बाद में वस्त्र बनाने के काम में लाया जाता है। अतः ऐसे तंतुओं को वस्त्र उपयोगी तंतु भी कहते हैं। अब वस्त्र उपयोगी तंतुओं के प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले वस्त्र उपयोगी जो तंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रकृति तंतु, कृत्रिम या मानव निर्मित तंतु, तीसरा मिश्रित तंतु। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रकृति तंतुओं को जान लेते हैं। प्रकृति तंतु उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला इसके अंतर्गत प्रकृति तंतु में आता है वनस्पतिक तंतु। ये हमें वनस्पति पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल है सूती, लिनन, सन इत्यादि। दूसरा है इसी का प्राणिज तंतु। ये तंतु हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ऊन, रेशम इत्यादि। और तीसरे हैं खानों से प्राप्त होने वाले तंतु। ये तंतु हमें भूमि से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है सोना, चांदी इत्यादि। तो आपने देखा प्रकृति तंतुओं के 3 प्रकार, जो हमें वनस्पति से प्राप्त हुए, प्राणिज से प्राप्त हुए और खानदानों से प्राप्त हुए। इसके बाद आते हैं कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु जो होते हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन, टेरियॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक इत्यादि। और तीसरा आता है मिश्रित तंतु। प्रकृति व कृत्रिम तंतुओं को मिलाकर एक नए प्रकार का तंतु तैयार किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतुओं को मिलाकर एक नए प्रकार का तंतु तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं मिश्रित तंतु। इसके एग्जाम्पल है टेरिकॉट, टेरिवुल इत्यादि। जैसे कि अभी आपने तंतुओं के प्रकार के बारे में जाना, तंतुओं के 3 प्रकार के बारे में हमने देखा कि वो कौन कौन से होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। अब हम एक एक कर कुछ तंतुओं को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सूत, यानी कि हम इसको कहते हैं कपास। जो सूत जो होता है हमें कपास से मिलता है। कपास एक पौधे से प्राप्त होता है। एक पौधा होता है और उसमें फूल जैसा ना एक रुई का गुच्छा होता है। कपास जो है उष्ण प्रदेशों में उगती है, यानी कि गर्म प्रदेशों में। इसको उगाने के लिए हमें मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जल चूसने की जो शक्ति हो वो बहुत अधिक हो। कपास का पौधा एक फल देता है जो प्रारंभ में हरे रंग का होता है, किंतु पककर वह भूरे रंग का हो जाता है और फिर खुल जाता है। और खुलने में उससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें उससे खुलने पे रुई प्राप्त होती है। यदि कपास के पौधे के पक जाने पर उसमें से रुई ना निकाली जाए तो कपास में पीलापन उत्पन्न हो जाता है। अगर हम उसमें से रुई ना निकालें तो वो पीली पड़ने लग जाती है। इस रुई को हाथ व मशीन द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और इसमें काले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनको बिनौले कहते हैं। रुई को बिनौले से अलग करने के बाद इसको हाथ करके या मशीन द्वारा सूत में बदल दिया जाता है, और जिससे बाद में कपड़ा तैयार हो जाता है। अब हम सूत की विशेषताएं देख लेते हैं। सूत के जो तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होती है। वास्तव में सब वस्त्र उपयोगी तंतुओं में से इसकी लंबाई सबसे कम होती है। सूत के लंबे तंतु बढ़िया किस्म के कपड़े बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। सूत में लिनन के समान चमक और चिकनापन नहीं होता। यह रेशम और ऊन से अधिक भारी होती है। जो सूत है ना, इसका रगड़ने पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसको आसानी से रगड़ कर धो सकते हैं जितनी मर्जी शक्ति से। और जो सूत होता है उसमें पानी सोखने की शक्ति बहुत अधिक होती है। और सूत से अगर आपको पता हो कि झाड़न या तौलिया जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। सूती कपड़ा जो होता है ताप का अच्छा संचालक होता है। यह आसानी से गर्मी को बाहर निकालता है, यानी कि शरीर को हमारे ठंडक पहुंचाएगा। क्यों ठंडक पहुंचाएगा? क्योंकि हमारे शरीर के पसीने को आसानी से सोख लेता है। सोडे का प्रभाव। थोड़ी मात्रा में कपड़े धोने वाले सोडे का सूती कपड़ों पर कोई हानि नहीं पहुंचती है, परंतु अधिक तेज सोडा सूती कपड़ों का रंग खराब कर देता है। ये तो कुछ विशेषताएं थी सूती कपड़ों की। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वह है ऊनी कपड़ा। तो चलिए देखते हैं। ऊन जो होती है
प्राय भेड़ों से प्राप्त होती है, जिसमें सबसे अच्छी भेड़ जो है हमारी मेरिनो जाति की मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अंगोरा बकरी, खरगोश, गाय, ऊंट इत्यादि में से भी थोड़ी थोड़ी ऊन मिलती है हमें। ऊन की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। ऊन के जो तंतु होते हैं लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, यानी कि बहुत लंबे होते हैं ये तंतु जितने लंबे हों ऊनी कपड़ा उतना ही अच्छा, बढ़िया और मजबूत माना जाता है। प्राय बढ़िया ऊनी कपड़े और घटिया ऊन नमदे या गलीचे बनाने में काम में लाई जाती है। जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बढ़िया ऊन होगी उनसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, और जो घटिया किस्म की ऊनें होती हैं उनसे नमदे या गलीचे बनाने में काम में ले लिया जाता है। अब ऊन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इसमें लचक किस प्रकार से होती है, तो ये देख लेते हैं। ऊन में एक बहुत बड़ा गुण लचक पाया जाता है, जिसके कारण यदि ऊन को हाथ में दबाकर ढीला छोड़ दिया जाए तो वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। इसी गुण के फलस्वरूप बढ़िया ऊन के वस्त्र अपने आकार को बनाए रखते हैं और टिकाऊ होते हैं। दूसरी जो विशेषता है इसकी है जुड़ने या फेल्ट बनने का गुण। प्राय ऊन के जो रेशे होते हैं एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु गर्मी, नमी, रगड़, दबाव से वे सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसको ऊन का जुड़ना कहते हैं। ऊन का यह गुण फेल्ट के हैट, जूते आदि बनाने में बहुत लाभदायक होता है, परंतु दूसरी ओर यदि ऊन को धोते समय सावधानी ना बरती जाए तो ऊनी कपड़े जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तीसरा इसकी विशेषता है नमी व रगड़ने का प्रभाव। यदि ऊनी वस्त्रों को धोते समय रगड़ा जाए तो इनके तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, और विशेषकर जब पानी का तापमान बदल दिया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि ऊनी वस्त्रों को धोते समय पानी का तापमान एक सा रहे, वस्त्रों को अधिक जोर से या रगड़ा ना जाए, वरना वह खराब हो सकते हैं। चौथी जो विशेषता है वह सूखा ताप। ऊनी वस्त्र बहुत अधिक ताप सहन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ऊनी वस्त्रों पर प्रेस करने से पूर्व एक पतला कपड़ा गीला करके रखा जाता है। पांचवा है ताप का संचालक। ऊन जो है ताप का बुरा संचालक है और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, इसी कारण से इन्हें सर्दियों में पहना जाता है। और छठा और आखिरी जो है इसकी मजबूती। ऊन का जो रेशा होता है जितना अधिक लंबा होगा उतनी ही अधिक उसमें मजबूती होगी। ऊन को गीला करने पर उसकी 25% जो मजबूती होती है ना वो कम हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। अब अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह रेशमी कपड़ा। रेशम को कपड़ों की रानी कहा जाता है। इसको ये जो यह पदवी है अपनी मजबूती, चिकनाहट, कोमलता इत्यादि गुणों के कारण प्राप्त हुई है। रेशम के जो तंतु होते हैं वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं। ये जो कीड़े होते हैं ये अपना जीवन निर्वाह जो है शहतूत के पेड़ों पर करते हैं। अब हम रेशम की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। रेशम का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस संबंध में एक बहुत पुरानी कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चीन की एक राजकुमारी एक दिन एक बाग में पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, और चाय के प्याले में एक चीज पेड़ से आकर गिरी, जिसको बाद में रेशम का कोया कहा गया। जब राजकुमारी ने उस कोये को प्याले से निकाला तो उसकी जो ऊपरी सतह थी वो नरम हो चुकी थी, जिसमें से लंबे और मजबूत धागे निकल रहे थे। इस प्रकार से रेशम की उत्पत्ति हुई। अब हम देख लेते हैं रेशम प्राप्त होने की विधि क्या होती है। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी प्रौढ़ अवस्था में अंडे देता है। ये अंडे शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़े होते हैं। कुछ दिनों के बाद ये अपने सिर से 2 लेसदार दब्बे निकालते हैं। रेशम के कीड़ों इन दोनों द्रव्यों को अपने ऊपर लपेटकर एक खोल सा तैयार कर लेते हैं, जिसको अपने स्वयं को उसके अंदर भीतर घुसा लेते हैं। इसी घोल को रेशम का कोया या कुकून कहते हैं। रेशम बनाने के लिए इन्हीं रेशम के कोयों को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर भाप के द्वारा इनके भीतर के कीड़ों को मारकर चक्की की सहायता से रेशम उतार लिया जाता है, जिसे बाद में रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो आपने देखा रेशम की विधि क्या थी और आपने रेशम की उत्पत्ति के बारे में जाना। अब हम रेशम की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए रेशम की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले रगड़ने का प्रभाव। रेशम के जो तंतु होते हैं वो कोमल होने के कारण मलने से उनकी चमक नष्ट हो जाती है। अंततः इनको धोते समय अधिक नहीं रगड़ना चाहिए। दूसरा, नमी का प्रभाव। रेशमी जो वस्त्र होते हैं इनमें नमी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ये पानी में डालने से ना तो ही सुकड़ते हैं और ना ही फैलते हैं। तीसरा, सूखा ताप। हल्की गर्म इस्त्री से रेशम पर कोई बुरा प्रभाव जो है नहीं पड़ता, किंतु अगर बहुत गर्म इस्त्री कपड़ों को करेंगे तो वह कपड़े नष्ट हो सकते हैं हमारे, या कपड़ा हमारा जो है वो पीला पड़ सकता है। चौथा, ताप का संचालक। रेशम जो है ताप का बुरा संचालक है, इसलिए शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। यही कारण है कि रेशम जो है वो सूत की अपेक्षा अधिक गर्म होता है और इन्हें सर्दियों में पहना जाता है। पांचवा है हमारा सोडे का प्रभाव।
कपड़े धोने वाले सोडे का रेशम पर हानिकारक जो है प्रभाव पड़ता है। कास्टिक सोडा के तेज घोल से रेशम के तंतु जो है नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें तेज सोडे का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए रेशम पर। इसी के साथ यहाँ पर रेशम खत्म होता है और अब हम जानेंगे कृत्रिम तंतुओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कृत्रिम तंतु जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता होती है। मशीनों द्वारा रासायनिक द्रव्यों के लंबे लंबे तंतु बनाए जाते हैं। फिर इन तंतुओं को गीला कर दिया जाता है, जिससे कुछ तंतु एक साथ मिलकर एक लंबा धागा बनाते हैं। उन धागों को रील पर लपेटकर बाद में कपड़ा तैयार किया जाता है। अब हम कृत्रिम तंतुओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है रगड़ने का प्रभाव। कृत्रिम तंतुओं को रगड़ने से इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, नमी का प्रभाव। यह जो तंतु है इसमें नमी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, यह अधिक जल्दी शीघ्रता से सूख जाता है। तीसरा, सूखा ताप। कृत्रिम तंतु गर्मी में बहुत जल्दी खराब होता है और अधिक गर्मी से पिघलने लगता है। इन्हीं कारणों से इन तंतुओं से बने कपड़ों को इस्त्री करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इनसे बने वस्त्र बिना इस्त्री किए भी पहने जा सकते हैं। चौथा है जलाने पर। कृत्रिम तंतुओं को आग बहुत शीघ्र लगती है। आग लगने पर यह पिघलता है। रसोई में आग के पास काम करते हुए हमें कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आग को बहुत शीघ्र पकड़ लेते हैं और इन तंतुओं के जलने पर इनमें से प्लास्टिक के जलने जैसी दुर्गंध आती है। पांचवा है ताप का संचालक। यह तंतु ताप का बुरा संचालक है, अतः इन्हें सर्दियों में पहनते हैं। छठा है इसकी मजबूती और हल्कापन। कृत्रिम तंतु जो है बहुत मजबूत होते हैं, इसके साथ साथ बहुत हल्के भी होते हैं और कम स्थान घेरते हैं। सिलवटों का प्रभाव। कृत्रिम तंतुओं से बने कपड़ों पर सिलवटों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, अतः बिना इस्त्री किए भी हम इन्हें पहन सकते हैं। सोडे का प्रभाव। कृत्रिम तंतुओं पर सोडे का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी के साथ यहाँ पर कृत्रिम तंतु खत्म होते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वह वस्त्रों की क्या आवश्यकता है हमें। तो चलिए देखते हैं। अपने शरीर को ढकने, सुंदर बनाने और सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वैसे तो शरीर को ढकने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, जैसे सूती, रेशमी, नायलॉन आदि, किंतु सर्दी से बचाव के लिए हमें इन वस्त्रों के साथ साथ ऊनी वस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्रों के जो संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है वस्त्र ऋतुओं के अनुकूल, यानी कि मौसमों के अनुकूल पहनने चाहिए हमें। वस्त्र सदैव ऋतु के अनुसार पहनने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्रों का उपयोग करना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह पसीने को सोख लेता है और यह आसानी से धोया जा सकता है और शीघ्र नहीं फटता। सूती जो कपड़ा होता है ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है। और सर्दियों में रेशमी व कृत्रिम तंतुओं के वस्त्र पहने जा सकते हैं, क्योंकि वे शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं और शरीर के ताप को बनाए रखते हैं। अधिक सर्दी में न केवल रेशमी व कृत्रिम वस्त्र बल्कि उनके साथ ऊनी वस्त्र भी पहनने की अति आवश्यकता होती है। ऊनी वस्त्र जो होते हैं हवा को अपने छिद्रों में दबाए रखते हैं, जिससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और बाहर की ठंडी हवा जो है वो शरीर को नहीं छू पाती है। इसके अतिरिक्त जो है वस्त्रों के रंग भी ऋतुओं के अनुकूल होने चाहिए। गर्मियों में हमें गहरे या चमकीले रंग के कपड़े जैसे काला, लाल, संतरी आदि नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि गहरे रंग जो होते हैं सूर्य की किरणों का प्रभाव उन पर बहुत शीघ्र पड़ता है। ये रंग हमें गर्मी प्रदान करते हैं, अतः ऐसे वस्त्र सर्दी में पहनने लाभदायक होते हैं। गर्मियों में हमें हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वे शरीर को हमारे ठंडक पहुँचाते हैं और आँखों को भी अधिक अच्छे लगते हैं। दूसरा आता है वस्त्र बहुत तंग ना हो, यानी कि टाइट ना हो। शरीर को सुडौल स्वस्थ रखने के लिए, अंगों के ठीक विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि वस्त्र तंग ना हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें फैशन ना करें, हम अपने मित्रों के साथ बैठने उठने में झिझक करें, किंतु फैशन उतना ही करना चाहिए जिससे उठने बैठने, चलने फिरने, खेलने में आदि में बाधा ना हो। बच्चे के वस्त्र सीते समय उनके शारीरिक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे उनके शरीर का जो विकास है वो ना रुके, वो अवरुद्ध ना हो। तीसरा आता है वस्त्रों का स्वच्छ होना, साफ होना। शरीर को निरोग रखने के लिए वस्त्रों का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर भीतरी वस्त्र जो होते हैं, जैसे कि बनियान, जांघिया इत्यादि। ये वस्त्र यदि सफ़ेद रंग के होंगे तो अधिक अच्छा है, क्योंकि इन पर मैल आसानी से दिखाई पड़ता है। और भीतरी वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए,
इनकी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा आता है वस्त्रों का अवसर के अनुसार चुनाव करना। हमें सदैव वस्त्र जो हैं अवसर के अनुसार पहनने चाहिए। विवाह अथवा किसी पार्टी में चमकीले भड़कीले वस्त्र का होना उतना ही आवश्यक है जितना स्कूल में साधारण वस्त्रों का। स्कूल के जो वस्त्र हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वे घर में आसानी से धोए जा सकें। यदि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो हमें ढीले व मजबूत वस्त्र पहनने चाहिए जिससे हम आसानी से खेल कूद सकें। और रात के सोने के जो वस्त्र हैं वो दिन के पहनने के वस्त्रों से अलग होने चाहिए। रात को पहनने के लिए हमें ढीले ढाले वस्त्र चाहिए होते हैं जिससे हमें नींद आराम से आए और हम आराम से करवट ले सकें। ये तो कुछ हमारे जो वस्त्र हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए वो थी बातें। अब हम देखते हैं बच्चों के जो वस्त्रों का जो चुनाव है वो किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। बच्चों के उत्तम विकास तथा स्वास्थ्य के लिए उचित प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के जो वस्त्र हैं वो आरामदायक व ढीले ढाले होने चाहिए जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि व अंगों की गति उचित प्रकार से हो सके। प्राय लोग जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चों को ऊपर बनियान, झबला तथा फ्रॉक पहनाते हैं तथा नीचे पहनने के लिए लंगोट या जांघिया का प्रयोग करते हैं। बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उनका चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कोमलता तथा हल्कापन। बच्चे की त्वचा कोमल होती है इसलिए उनके लिए नरम व हल्के वस्त्र होने चाहिए जैसे वायल, मलमल, कैमरिक, रूब या वायल इत्यादि। दूसरा, नमी सोखने के गुण। कपड़े में नमी सोखने का गुण होना चाहिए जिससे बच्चे के शरीर से निकले हुए पसीने को सोख सके। इसके लिए सूती कपड़ा उपयुक्त है क्योंकि इसमें नमी सोखने का जो गुण है बहुत अधिक पाया जाता है। तीसरा आता है रंग। वस्त्र के रंग की ओर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, वहीं सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अब हम देख लेते हैं वस्त्रों की धुलाई। जो वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई किस प्रकार करनी चाहिए वह जान लेते हैं। वस्त्र गंदे होने के 2 कारण होते हैं। एक तो शारीरिक मैल जैसे कि हम सभी जानते हैं और दूसरा होता है भारी मैल। शारीरिक मैल यानी कि हमारे जो शरीर से लगता है और भारी मैल कौन सा होता है? हवा से, मिट्टी से, धूल कण इत्यादि जो हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं। अब देख लेते हैं वस्त्रों की धुलाई में कौन कौन से पदार्थ जो हैं सहायक होते हैं। वस्त्रों में 2 प्रकार की मैल होती है, ये तो हमने जान ही लिया जैसे कि ऊपर भी पढ़ा हमने। एक तो ऊपरी मैल जो कि वस्त्रों को झाड़ने से या ब्रश से रगड़ने से दूर हो जाती है। दूसरी मैल जो वस्त्रों के साथ चिपक जाती है तथा वस्त्रों को झाड़ने से नहीं उतरती। इसको दूर करने के लिए साबुन पानी की आवश्यकता होती है, जो भारी मैल जो होती है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों में कड़कपन लाने के लिए विशेषकर सूती वस्त्रों में मांड की भी आवश्यकता पड़ती है। इनके साथ साथ सूती वस्त्र सफेद हो उसके नीलापन लाने के लिए उसमें टिनोपॉल का भी आवश्यक होता है। या हमें नील देते हैं उन्हें नीलापन लाने के लिए, सफेदी में चमक लाने के लिए। वस्त्रों को धोने के लिए साबुन की झाग बनानी पड़ती है तथा धोने के पश्चात उनको पानी से खंगारना पड़ता है। जैसे पहले से बताया गया है उसमें नीर व मांड भी लगाना पड़ता है। इन सब कार्यों को करने के लिए हमें टब की जरूरत होती है। चिलमची, मांड बनाने के लिए पतीला, करछी आदि इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, साबुन की, डिटर्जेंट की, ब्रश इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है कपड़े धोने के लिए। अब यहाँ पर आपको वस्त्रों की धुलाई की एक प्रोसीजर बताया है और ये प्रोसीजर तो हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे सबके घरों में कपड़े धुलते हैं रोज़, हम रोज़ देखते हैं। हम सबको पता है वस्त्र धोने के लिए सबसे पहले साबुन या डिटर्जेंट का घोल तैयार करना चाहिए। फिर वस्त्रों को उसमें अच्छी तरह से खोलकर डाल देना चाहिए और दोनों हाथों से दबाना चाहिए जिससे घोल वस्त्र प्रकार उसके अंदर घोल घुस जाए वस्त्रों के अंदर। यदि वस्त्र कुछ स्थान से अधिक मैले हो तो उसमें थोड़ा सा साबुन लगा कर उसको रगड़ना चाहिए। रगड़ने के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं। यदि कोमल वस्त्र हैं जैसे रेशमी या ऊनी हो तो उनको हल्के हाथों से रगड़कर धोना चाहिए। इसके पश्चात वस्त्रों को साफ पानी में धो लेते हैं जिससे उनका साबुन निकल जाए। सूती वस्त्रों के लिए आवश्यकता अनुसार धोने के बाद उसमें मांड, नील या टिनोपॉल का प्रयोग किया जाता है चमक लाने के लिए। और रेशमी वस्त्रों में मांड के साथ साथ गोंद के पानी का प्रयोग किया जाता है कड़कपन लाने के लिए। तो देखा किस तरह से अलग अलग कपड़ों की अपनी अपनी विशेषताओं के कारण उन्हें जो धोने के जो ढंग हैं वो अलग अलग हैं। इसी के साथ यह पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह पार्ट पसंद आया हो तो मेरा चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।